हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेशन। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं जीबीओ एग्जाम पैटर्न को। आप सभी लोगों को पता है कि जीबीओ का नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है और जीबीओ के साथ साथ नोटिफिकेशन आपका आरआरबीज में पीओ और एसओ के लिए भी रिलीज़ हुआ। तो आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, जिनको हम ग्रामीण बैंक्स के नाम से जानते हैं हिंदी भाषा में, ये अपने 4 डिफरेंट लेवल पे पोस्ट निकालती हैं। एक होता है आपका ऑफिस असिस्टेंट, उससे ऊपर होता है पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, और उसके ऊपर आपका होता है जो मैनेजर पोस्ट होती है, जिसके अंदर आपके 2 तरह से पोस्ट निकाली जाती है। एक जीबीओ होता है यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसका पैटर्न आप अभी देख रहे हैं, और इसके साथ होता है एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 5 डिफरेंट डोमेन में वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें कि एक आईटी ऑफिसर होता है, एक ट्रेजरी ऑफिसर होता है, साथ ही होता है आपका एग्रीकल्चरल ऑफिसर, उसके साथ साथ होता है आपका लॉ, और उसके साथ होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। इसके बाद आपका आता है फिर इससे भी ऊपर वाला लेवल यानी कि जो आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है। तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्लरिकल पोस्ट के बारे में बात नहीं हो रही, पीओ पोस्ट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपकी जीबीओ यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर, और साथ ही साथ एसओ की भी। अब ये जो एग्जाम, अब इसका फॉर्म डेट आपकी निकल चुकी है। आई एम श्योर ये वही बच्चे इस समय देख रहे होंगे, वही एस्पिरेंट देख रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है। अब फॉर्म को हमने फिल कर दिया, हम तैयारी करना हमने कर दी है। कहीं ना कहीं नवंबर में हमारा इसका पेपर है, तो अब सितंबर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, आपके पास बचा है अक्टूबर और नवंबर। क्या 2 महीने इस तरह के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है? मैं बोलूँगी दे आर सफिशिएंट, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब, क्योंकि जीबीओ ये जो एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा है, ये एग्जाम पैटर्न उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या तो वो 2 साल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में काम कर चुके हैं, या फिर आगे जाके या फिर 2 साल पूरे होने के बाद वो अभी भी कार्यरत है। तो 90% यहाँ पे ऐसी जनता होगी जो शायद अभी भी क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल है। और बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल बड़ा मुश्किल होता है, वो टाइम टेबल अपना एडजस्ट करना अपने एग्जाम के लिए, जितनी रिक्वायरमेंट उतना टाइम दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो हाउ डू यू प्रोसीड? पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न समझ लेना चाहिए। इस एग्जाम पैटर्न के अंदर ये जो आपके सामने एग्जाम पैटर्न है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इस बार के पेपर में आपकी एक खास बात है, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई, और सेक्शनल टाइमिंग अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज होना है, और किन्हीं 2 सब्जेक्ट में अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लेना है, सो दैट आप ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको मैनेज कर सकें, राइट। और आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कि हो सकता है कि आपको क्वांट बहुत अच्छे से आती हो सकता है आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती हो, लेकिन आप उसको कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपकी स्पीड नहीं है। तो स्पीड पे आपको इस बार ज़्यादा काम करना होगा। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब ये एग्जाम्स में कुछ भी तरह के बदलाव होते हैं, कट ऑफ का हमेशा थोड़ी सी आपकी कम चली जाती है, तो इस बार आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर इस बार आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, थोड़ी सी ज़्यादा अपना बाकी उससे थोड़ा सा आगे निकल गए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में बदलाव का मतलब कट ऑफ नीचे जाती है। चलिए, तो अब मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा वाले, यहाँ के 50 नंबर रीजनिंग के हैं, फिर आपके 50 नंबर क्वांट के, तो 2 बड़े वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं आपके, रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर नॉलेज है वो 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 20 नंबर के आएंगे, यानी कि यहाँ पे आप वो 2-4 PDF पकड़ लो, और 2-4 PDF को बिल्कुल गो थ्रू कर लो, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प जरूर ले लेना यहाँ पे। देन है फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे आपको क्या है, चीज़ें याद करनी है, मतलब इसकी PDFs निकाल लो, जितना इसमें इंपॉर्टेंट है वो PDF निकाल के, और वो PDF निकाल के आप इनको याद करना शुरू। जैसे सपोज आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं सुबह अपने काम के लिए, या ऑफिस से आप घर आते हैं, उस समय अगर आप ड्राइव खुद नहीं कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो, या ऑडियो नोट्स आपने खुद ही अपने ऑडियो नोट्स बना ली, उनको सुन लिया, या अगर आप कैब से ट्रैवल करते हैं या कोई और आपके साथ ट्रैवल करता है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इनके रिविजन्स के लिए। मैं सिर्फ एक आपको हिंट दे रही हूँ, आपका टाइम किस तरीके से, क्या स्केड्यूल है, वो आप बेहतर उसको चैनलाइज कर सकते हैं, बट हाँ, ये एक टिप था। उसके बाद है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक भाषा को चूज करना है, जो भी आपका लैंग्वेज अच्छा है, तो हिंदी या इंग्लिश आपने कोई एक अब तक तो चूज कर लिया होगा, है ना। तो इसमें से आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना है। नाउ ये सब के बाद यानी कि मेजर जो मेरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रीजनिंग पे, वो होना चाहिए क्वांट पे, वो होना चाहिए फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। उसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी में भी आपके क्योंकि बराबर क्वेश्चन है, तो सपोज आप में से मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने इंग्लिश चूज किया, तो इंग्लिश भी आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका भी वेटेज कोई कम नहीं, 40 नंबर यहाँ पर भी है।
मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको बेहतर तैयारी करनी है। तैयारी किस लेवल पे करनी है, ये भी एक बड़ा डाउट आता है कि मैम किस लेवल पे अपने आप को तैयार करें कि हम वो कॉन्फिडेंस में आ जाए। तो आई थिंक आपको तैयारी करनी चाहिए एसओ या एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स नहीं मैं बोलूँगी, आपको तैयारी एक्चुअली आपको तैयारी करनी चाहिए बेसिकली आईबीपीएस एसओ जानते हैं, आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम है उसी लेवल पे आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मेरे सब्जेक्ट की बात करें कि मैम रीजनिंग किस लेवल पे आएगी, तो रीजनिंग जो है वो आपकी मॉडरेट आएगी और आपका ओवरऑल पेपर ही मॉडरेट आएगा। मतलब ये आसान पेपर नहीं होगा। मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं और उसमें मुझे पता चला है कि ये पेपर आपका मॉडरेट आता है, ये पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट होता है, ये पेपर आसान नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसमें मेजर वेटेज है वो रीजनिंग में आपकी पजल्स का है, सीटिंग अरेंजमेंट का है, या क्वांट में देखो तो डीआई आपको अलग से देखो, अलग से बोल रखा है डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, यानी कि आपको इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, बिकॉज ये आएगा भर भर के एग्जाम में 40 क्वेश्चन कुल आने लेकिन 50 नंबर के आने। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डबल मार्क्स के हो सकते हैं, 2 नंबर के हो सकते हैं, 1.5 नंबर के हो सकते हैं। और अगर नंबर बढ़ेगा तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसकी जब 1/4 होगी तो 0.5 आपका नेगेटिव हो जाएगा, विच विल बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। तो याद रहे, ध्यान रहे कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको या तो आप करें ना, और करें तो बिल्कुल क्लियर करके आए, वहाँ पे चांसेस ना लें। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद जो हमारे एसओ वाले बच्चे हैं, एसओ के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बस इतना है, सब कुछ कॉमन रहेगा, बस उनका एक नया एक चीज़ जो जुड़ जाएगी वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, आप बैंक के अंदर एक स्पेशल टास्क के लिए आप असाइन किए जा रहे हैं, तो उस डोमेन से रिलेटेड आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। 40 नंबर आपके वहाँ जुड़ जाते हैं, तो इस पर आप खासा ध्यान दें। जो एसओ वाले बच्चे वो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी। देखो, स्ट्रैटेजी का हमेशा एक बहुत बेसिक, और ये हम कई बार बताते हैं, मतलब मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बात डिस्कस करी है, सभी मेंटर्स भी करते हैं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 2-3 चीज़ें बड़ी आप क्लियर रखिए। पहला, आपको एग्जाम पैटर्न तो पता होना ही चाहिए भाई। एग्जाम पैटर्न पता नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, ये हमारा पहला, ये टिक हो गया, ये हमने कर लिया चेक, ठीक है। अब दूसरा जो लेवल है वो है मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चलेगा मेरे एग्जाम का लेवल क्या है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप एग्जाम के लेवल से या तो ज़्यादा तैयार कर रहे हो या उससे बहुत ही बेसिक तैयार कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। ना तो आपका बहुत कम लेवल पे तैयारी करने का फ़ायदा होगा, ना ही आपके बहुत ज़्यादा लेवल पे तैयारी करने का फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों से ही आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं जो है वो एक कहीं ना कहीं उसमें एक हैम्पर आपका होने वाला है। हाँ, ये मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी, सपोज़ आपने तैयारी करी आरबीआई ग्रेड बी की, आपको पता होगा कि आरबीआई ग्रेड बी टफेस्ट है बैंक, अगर बैंक और इंश्योरेंस में देखा जाए तो आरबीआई ग्रेड बी का सबसे बड़ा टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब मैं आरबीआई ग्रेड बी के लेवल पर तैयारी कर रही हूँ और मुझे देना पीओ का पेपर, तो ईजिली मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो तैयारी अगर आपने बहुत ऊपर की कर रखी है, उससे नीचे का एग्ज़ाम आएगा तो फिर भी जो है वो हम झेल लेते हैं, हम कर ले जाते हैं, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना ही केवल नहीं है, इनको सॉल्व भी करिए। अच्छा, कितना करना चाहिए, कितने ईयर के पेपर लगाने चाहिए? मेरे ख्याल से लास्ट 2 to 3 ईयर्स के भी आप लगा लेते हो ना, क्योंकि हर बार ना थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो लास्ट के 2 साल का तो लगाइए, ज़्यादा हो सके तो 3 साल के लगा लीजिए, ये काफ़ी है, इतना काफ़ी। आपको 5-5 साल का मैं नहीं बोलूँगी, लास्ट के 2 साल जैसे कि 2024 का लगा लीजिए, 23 का लगा लीजिए, ये मिनिमम है, इतना कर लीजिए। उसके बाद अगर मौका लगे तो 2022 का भी लगा लो, दैट इज़ ऑल। अच्छा, ये करने के बाद आपका सिलेबस साइड बाय साइड चल रहा है, क्योंकि अब आप पहले तो फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। अब इसमें टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें, जैसे रीजनिंग में कुछ चैप्टर है वो बड़े आसान है मतलब आप केवल प्रैक्टिस कर करके उनमें बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और बिना गाइडेंस के हमारा सारा बेकार हो जाएगा। बेकार नहीं भी होगा तो क्या होगा, आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जितना समय लगना नहीं चाहिए। जिस चीज़ को कवर करने में शायद आपको लगनी चाहिए 5 घंटे, उसी चीज़ को कवर करने में हो सकता है आपको 2 या 3 दिन लग जाए। रीज़न, क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता, रीज़न कि आपको ये नहीं पता आप गलती कहाँ करें और उस गलती को सुधारना है कैसे। तो इसलिए मेंटोर की और एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली क्वांट में होगा, क्वांट में तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये कहीं ना कहीं सब बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, और आपके एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन का बड़ा वेटेज है। 40 क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले, 50 नंबर के होंगे, जिसमें डीआई का अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। वो मेंटोर आपके घर में आपका भाई बहन या आपका कज़िन या आपका दोस्त, कोई ऐसा इंसान जो आपको सही राह दिखा सके वो हो सकता है, या फिर आपको कोई टीचर फैकल्टी या मेंटोर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कौन किसको आप मेंटोर चूज़ कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज कवर कीजिए चीज़ों को, यानी कि फंडामेंटली, यानी कि क्या करना है आपको कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। अच्छा, अब जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि किन किन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। जब आप कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हो उसी समय आपको क्या करना है, उसी समय आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलना है। सपोज आपने जो है मैथ का परसेंटेज पढ़ा, आपने मैथ्स का क्या पढ़ा, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा। अब परसेंटेज का टॉपिक पढ़ने के बाद इसका आप टॉपिक वाइज क्या दे दीजिए, टेस्ट दे दीजिए। इससे पता है क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो है क्वेश्चन, मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा। कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तब एग्जैक्टली बढ़ेगा जब आपने उस पर टेस्ट लगाया होगा। 20-25 क्वेश्चन का आपने एक स्प्रिंट मारा होगा कि अरे चलो आज बैठता हूँ, मैंने अब आधे घंटे का टाइमर लगाया या मैंने 45 मिनट का टाइमर लगाया, आज मुझे 20 से 25 मिनट ये परसेंटेज टॉपिक पे देने हैं। उसका एक बेसिक लेवल कर लो, मॉडरेट लेवल कर लो, डिफिकल्ट लेवल कर लो। मॉडरेट वाले लेवल पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है क्योंकि वही हमारे एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक होते जाए उनके टॉपिक लगाते जाइए, टेस्ट लगाते जाइए। उसके बाद अब जब मेरा सिलेबस अराउंड 50 to 60% हो गया है, सपोज रीजनिंग में 12 टॉपिक है, 60%, 50% का मतलब क्या हो गया, 6 टॉपिक पूरे हो गए, है ना। अब जैसे ही मेरा क्या है 50 to 60% मेरा सिलेबस हो गया, मुझे इजाज़त मिल जाती है कि मैं सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दूं। क्यों? क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है, सेक्शनल टेस्ट में आपके पूरे एक सेक्शन का टेस्ट होता है। जैसे रीजनिंग का पूरा टेस्ट मिल जाएगा 40 क्वेश्चन का, 50 नंबर का, क्वांट का पूरा टेस्ट है। अब क्या होगा कि अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम अभी तो हमारा पूरा सिलेबस हुआ नहीं, फिर कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जितना सिलेबस हुआ है, क्योंकि हमारी ना बड़ी टेंडेंसी है एस्पिरेंट्स की कि हम सिलेबस के पीछे बड़ा भागते हैं कि सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस पूरा कर लो। नो, दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि जितना पढ़ लिया है, क्या उतने में से अगर आगे तो आप कर पाएंगे। तो सेक्शनल टेस्ट आपको एक्चुअली सही, एकदम सही रास्ता दिखा देते हैं कि अरे आपने वो जो 4 चैप्टर लगा लिए हैं, जो आपके दिमाग में है कि अरे हमने कर लिया, उसमें से जब क्वेश्चन आपके आया सेक्शन टेस्ट में, तो आपसे वो हुआ या नहीं हुआ, वो आपको एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस पे पहुंचा देंगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा बिल्कुल डन एंड डस्टेड है, या मुझे अभी इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। सो सेक्शनल टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल आप शुरू कर लें, गुड एंड बेटर फॉर यू। उसके बाद फाइनल टच। अब जैसे मेरा पेपर नवंबर में है, तो नवंबर में मैं क्या करूँगी, यानी कि मैं अपना नवंबर के फर्स्ट वीक तक मैं अपने आप को टाइम दे सकती हूँ हर एक चीज़ के लिए। और नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं क्या करूँगी, मैं स्टार्ट कर दूँगी मॉक्स देना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे हो सकते हैं मैम अभी तो हमने 40% भी सिलेबस नहीं किया, तो दैट इज़ वो फिर आप उसको जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नवंबर में जब आप मॉक लगाना शुरू करेंगे, कंप्लीट मॉक, एक तो आपको उससे आदत, ज़रूरी नहीं कि आप 15-15 मॉक लगाइए, लेकिन आप ये टारगेट रखिए कि नवंबर फर्स्ट वीक से मुझे मॉक लगाना है। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जो वर्किंग वाले भी हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, सैटरडे संडे तो हमारे पास होता है, चलो कहीं कहीं पे सैटरडे भी नहीं होता, संडे तो होता है, तो संडे टू संडे मॉक लगा सकते हैं आप, राइट। और थोड़ा सा ज़्यादा पुश करके, जैसे स्टार्टिंग के 2 हफ्ते आप संडे लगा लो, लेकिन फिर आखिरी के 2 हफ्ते छुट्टी ले लो या कुछ भी इस तरह से मैनेज कर लो, और हफ्ते में कम से कम 3 मॉक लगाइए। तो टोटल मिला के आप ये मानिए कि मिनिमम आपको जो मॉक लगाना है, टोटल मॉक जो लगाना है, उसकी करीब 7 to 10 का काउंट होना चाहिए। 10 भी ना करें आप, 10 भी ना करें, 7 to 8 मॉक्स तो लगाएं। और 7 to 8 मॉक्स लगाना केवल पर्याप्त नहीं होता है, इसके साथ इसका एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है कि मतलब कहाँ पे गलतियाँ हो गई, एरर्स कहाँ रह गए, ठीक है। इतनी प्रोसेस फॉलो कीजिए, आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। और अभी भी जाग जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि जैसे ही आपके अक्टूबर के 15 दिन निकले, फिर आपके पास वो टाइम नहीं, फिर वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान रहे कि आपको सितंबर, भले ही किसी आप काम में बहुत बिजी हैं, अपना स्केड्यूल बना लीजिए, जो भी है, जो भी करना है, सितंबर तक आप इतना क्लियर हो जाइए कि मुझे अब अक्टूबर के ऑनवर्ड मुझे क्या करना है। आई थिंक अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो वेरी गुड चांसेस कि आप इजीली सेलेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज, अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं फ्री क्लास लेती हूँ, ठीक है। मेरी एक फ्री क्लास होती है, फ्री YT क्लास होती है, फ्री YT यानी कि इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लास होती है एट 4 PM।
ये क्लास बिल्कुल फ्री है और इसी के लिए है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। एक मेरी फ्री क्लास होती है एट 7 PM, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ ये एक मैराथन मैंने करी है, ये 8-9 घंटे की मैराथन है और इसमें मैंने ये सभी चीज़ें कवर करवाई हैं और ये आपकी SO लेवल की मैराथन है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसी नाम से सर्च कर लेना। और इसमें पजल, सीटिंग, डेटा सफिशिएंसी, स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई है। मतलब अगर आप ये भी कर लोगे तो बहुत सारा आपके चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे बैच में आने की ज़रूरत है, कि अगर आपको लगता है कि मैम टाइम नहीं निकल पा रहा है, खुद से मैनेज कैसे करें, तो फिर आप बैच में आ सकते हैं। बैच की कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको जो क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड हैं, उनको आप रिकॉर्डिंग में जाके देख सकते हो, और जो चल रही हैं वो आपको लाइव मिल जाएंगी। ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना। इसके साथ जो SO वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बैचेस अवेलेबल है। और नहीं, अगर आपको चाहिए कि मैम हमें टेस्ट लगाना है, टेस्ट कैसे, कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, तो आप टेस्ट प्राइम ले लीजिए या फिर आप इंडिविजुअल टेस्ट भी ले सकते हैं। टेस्ट प्राइम का फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि टेस्ट प्राइम में आपको केवल RRB GBO के टेस्ट नहीं मिलेंगे, इसमें आपको सभी टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, RRB का PO, क्लर्क और साथ ही साथ GBO, उसके साथ साथ SO, ये सभी टेस्ट आपको मिलेंगे। तो मैं बोलूँगी ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, इसको ले लीजिएगा ताकि, और इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ़ टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपके सामने लिखी है। और इस समय क्योंकि चल रहा है आपका ये आपके जो नवरात्रे हैं उसके शुभ मौके पर आप लोगों को अड्डा की तरफ से मिल रहा है बहुत हैवी डिस्काउंट। और ये दशहरा सेल आपकी चल रही है, 79% का डिस्काउंट आपका। एक्चुअली अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 80%, और इस 80% डिस्काउंट के साथ 3 टाइम्स वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि जो महापैक आपको 6 मंथ्स में के लिए मिलता था अब वो आपको 18 महीने के लिए मिलेगा, मोर देन आपको 1.5 साल के लिए मिल जाएगा। तो ट्रिपल वैलिडिटी के साथ आप इस महापैक में एनरोल कर सकते हैं अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये सभी इसमें एग्जाम कवर होंगे, यानी कि महापैक अगर आप एनरोल करते हैं महापैक प्लस में तो ये सारे एग्जाम्स की क्लासेस आप कर पाएंगे। इनके फेज़ 1 यानी कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी आपकी इसके साथ होगी। साथ ही साथ आपको मिलती हैं हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज़, सभी एग्जाम की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिलती है जिसमें टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका टेस्ट प्राइम ही है, तो इसमें आपको टेस्ट प्राइम फ्री में मिलता है। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, आपको हाई क्वालिटी ई-बुक्स मिलती हैं और साथ ही साथ आपको सभी लाइव बैचेस मिलते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इसके नीचे लगा हुआ है, वहाँ से भी जा सकते हैं। अड्डा की एप्लीकेशन पर जाएंगे, ये है अड्डा की एप्लीकेशन, इस तरह से खुलकर आएगी। यहाँ पे कोर्स टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपको रेगुलेटरी बॉडी पे आना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ पे। और यहाँ पे बैंक महापैक ये है, RRB SO का बैच ये है, RRB GBO SO का बैच ये है। यू कैन चूज़ वाइजली। और मैं बता दूँ डिस्काउंट कोड जरूर यूज़ कर लेना ताकि आपको पूरी फीस ना देनी पड़े और आपको मैक्सिमम 80% का डिस्काउंट मिल जाए। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फ्री क्लास आपकी डेली 4 PM पे होती है, उसमें जुड़ना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।